सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। पूरे देश को जिस वक्त का साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। आम आदमी की उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आज साल 2016 और 17 का आम बजट पेश किया। पूरे देश की उम्मीद भरी निगाहें देश के खजांची पर टिकी थी और उन उम्मीदों को अरुण जेटली ने आज आईना भी दिखा दिया। आम आदमी 1 घंटे 41 मिनट तक वित्त मंत्री की हर घोषणा पर टकटकी लगाए बैठा था। जेटली ने कई सारी घोषणाएं की और उन घोषणाओं में हर आदमी अपने लिए सरकार की दी हुई सौगात ढूंढता नजर आया। लेकिन क्या इस बजट से लोगों के अच्छे दिन आएंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट में क्या महंगा हुआ। सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हुआ। मोबाइल का बिल महंगा हुआ। हवाई यात्रा, रेल टिकट, बीमा पॉलिसी, सिनेमा जाना, ब्यूटी पार्लर का बिल बढ़ेगा। केबल भी अब महंगा हो गया है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना, प्रॉपर्टी खरीदना, पैक्ड जूस, ब्रांडेड दही या पनीर, आइसक्रीम, नूडल्स, सोया मिल्क, ये सभी महंगी हो गई हैं। हालांकि सब महंगा ही नहीं हुआ, इस बजट में कुछ राहत भी मिली। पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50,000 रुपए की छूट। शर्त ये है कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 लाख तक की आय पर 3,000 रुपए की छूट। हाउस रेंट पर टैक्स में छूट। 5 लाख की आय पर HRA में छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए की गई। 35 लाख के होम लोन पर टैक्स में 50,000 की छूट। विकलांगों के सहायक उपकरण सस्ते, डायलिसिस की सुविधा सस्ती और दवाइयां भी सस्ती कर दी गईं। ये तो बात हुई सस्ते और महंगे की। इसके अलावा इस बजट में सरकार किसानों पर भी कुछ मेहरबान नजर आई। कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कृषि विकास योजना के तहत 3 साल में 5 लाख एकड़ जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए। 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। मनरेगा के लिए साल 2016-17 में 38,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दीर्घावधि का एक सिंचाई कोष भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट को आम आदमी का बजट जरूर बताया, लेकिन देखना ये होगा कि लोगों को इससे कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष में आपने देखा कि क्या चीज आपके लिए सस्ती हुई है और क्या हुई है महंगी। आज आम बजट को पेश कर दिया गया। ये आम आदमी के उम्मीदों पर कितना खरा साबित होता है, ये हम आपको दिखाते हैं। खुद आम आदमी से जब हमने बातचीत की तो उसका निष्कर्ष क्या रहा। का बजट देख के जितने भी हमारे कस्टमर बड़े खुश हुए हैं कि लोग हम जो मीडियम आइटम बेचते हैं उसमें कोई आज बढ़त नहीं हुई है। ब्रांडेड आइटम के रेट बढ़े हैं, जिससे कि अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 10,000 से ऊपर गाड़ी का जो वित्त मंत्री जेटली जी ने रेट रखे हैं
वो भी अमीर लोग लेते हैं, आम लोग जो गरीब लोग हैं सस्ते बजट की गाड़ी लेते हैं, उनका कोई रेट नहीं बढ़ा है। बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद के साथ मोदी साहब को वोट दी थी, तो उनसे हम मतलब सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करा। शॉपिंग कम करेंगे और परचेजिंग वैल्यू उनकी कम होएगी। जितना इस बजट से हमारी उम्मीदें थी दुकानदारों के लिए, उन्होंने कुछ नहीं करा है। महंगाई सब जगह ही ज़्यादा है, गैस पर है, जैसे बिजली, सब्जियां, दाल पर सभी चीज़ महंगी है। सब चीज़ें बढ़ा दी हैं भाई, वही ब्रांडेड चीज़ों पर रेट बढ़ा दिया। बच्चों को अगर ब्रांडेड ना पहनाएं तो वो 2 महीने चलते हैं, 4 महीने चलते हैं, फिर वही जेब पे बर्डन पड़ेगा ही आगे से। हमें पूरा अपना घर का बजट देखना पड़ेगा कि मतलब हम अपने बजट के हिसाब से कितना ले सकते हैं। पहले तो ये था कि कम था, हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। अब जितना हमारा बजट होगा, जितनी बचत होगी, उसी हिसाब से खरीद पाएंगे। और आम बजट को लेकर कुछ विशेष सवाल हमने तैयार किए हैं। क्या है वो सवाल, वो दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। सवाल, क्या जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है? क्या बजट से आम लोगों की उम्मीद कितनी पूरी हुई? ये विशेष सवाल हमने उठाए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस बजट से कितने खुश और कितनी निराश है जनता, इसका जवाब भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? और इस खास विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डी.आर. अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अग्रवाल साहब नमस्कार। आज का जो बजट है उससे क्या लगा है आपको? क्या ये आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट रहा? वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थितियां काफी दिन से चल रही हैं देश में जी। उसमें ये बजट बिल्कुल ठीक है। इससे अपेक्षाएं लोगों को नहीं होंगी। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते देखिए, बहुत सिंपल सिद्धांत है व्यापार का कि अगर आपकी आमदनी नहीं होगी तो आप खर्चा कहां से करेंगे। आधारभूत संरचना का आपने निर्माण करना है, आपने जॉब क्रिएट करने हैं, आपने स्टार्टअप की स्कीम करनी है, आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको आप रोज बोल रहे हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ी है, हमने नियंत्रण के लिए तो कोई स्टेप नहीं लिए हैं। जब यूथ की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसका सही उचित उपयोग तब होगा जब कौशल विकास हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आमदनी नहीं करेंगे, अब आमदनी करने का कोई जरिया चाहिए। आपने एक और आज आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि इस देश में किसकी वजह से हुआ, ये मैं पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, ना ही ये मेरा विषय है। किसकी वजह से हुआ ये अलग विषय है, लेकिन स्थिति यह है कि हमारे यहाँ बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी दे आर नॉट परफॉर्मिंग। व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अल्टीमेटली ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैड डेट्स में कन्वर्ट होंगे, और ये बैड डेट्स में कन्वर्ट होंगे तो किसके ऊपर भार पड़ेगा? आम जनता के ऊपर। और आप ये भी मानते हैं, ये सच है कि इस देश में टैक्स देने वालों की परसेंटेज बहुत कम है। अल्टीमेटली टैक्स बर्डन वो लोगों के पास आता है जो छुपा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कहां तक ये न्यायोचित है, कहीं से तो साधन इकट्ठे होंगे। तो कुछ चीजें महंगी होना, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि देखिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इसका मतलब आप अफोर्ड तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देश के लिए त्याग करना भी हम सीखें। तो ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो अगर निराशा की बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको कितना फर्क लगा है इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप आर्थिक वृद्धि की दर क्या है। आपको पता है देश में सारी जगह और विश्व में मंदी है। उस मंदी के दौरान हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हैं। उस एक्सपोर्ट कम होने में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपको पता है पेट्रोल का मार्केट प्राइस बहुत कम हुआ है। अगर वो मार्केट प्राइस पे होता तो हमें 35 रुपए लीटर मिलता, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट कितना जबरदस्त होता। अल्टीमेटली तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है।
कुछ चीजें हमारे यहाँ नेचुरल फैक्टर से हुई हैं, मानसून का ठीक ना होना, ये नहीं होना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार के पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छद्म रूप से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो दोनों स्थितियों में वित्त मंत्री को बहुत संतुलन रखना था। एक तरफ पूंजी निर्माण की दर बढ़े, पिछले काफी समय से बचत दर नीचे जा रही है, तो बचत दर कहां से आएगी? जब पैसा आएगा। तो पब्लिक सेविंग बढ़े। अच्छा, इधर क्या होना है आपको पता है, OROP, वन रैंक वन पेंशन लागू होना है, 7th पे कमीशन लागू होना है। तो डिस्पोजेबल इनकम, तो जिसके लिए लोग रोज कह रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने जा रही है। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने जा रही है तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। तो एक्चुअली कुछ उससे एक बात भी है कि प्राइसेस भी ऊपर होंगे, लेकिन वो प्राइसेस इन्होंने बहुत खूबसूरती से कंट्रोल कर रखे। संतुलन साधने की कोशिश की है और ये कितना संतुलित रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता शमशेर सिंह दहिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशेर सिंह जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। आपके नजरिए से बजट कैसा लगा आपको? क्या किसानों के हित लायक बजट रहा? एक्चुअल में किसान के लिए जो मेन समस्या थी सबसे बड़ी आज की डेट में, जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो जो कर्जे के कारण है, और दूसरा फसलों का जो रेट है उचित रेट वो उनको मिल नहीं पा रहा है। जो सीधा फायदा इन दो बातों से होना है, तो उस पर सरकार ने जो एक ध्यान ना देने की जो बात रखी है, वो उससे जो है किसान खुश नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी बचत का पैसा उसकी जेब में नहीं आएगा तो वो खुश किस तरीके से रह पाएगा। तो आपको ये सबसे जी आपको उम्मीद है कि ये जो बजट है वो किसानों के हितोपकारी होगा, उनके हित में काम आएगा? जो एक उम्मीदें आप लोगों ने लगा रखी थी और पिछले काफी समय से जो किसानों की मुश्किलें चली आ रही हैं, उन मुश्किलों का कहीं ना कहीं खात्मा इस बजट में आपको दिख रहा है? देखो जी, जो मंडियों के लिए और पानी के लिए और जो बजट इसके अंदर दिए गए हैं, उससे जो पहले से कुछ राहत तो मिलने का जो सरकार ने जो कोशिश की है, ये हम बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं करते, लेकिन मेन चीज ये है कि उनका जो कर्जा है वो जब तक उससे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और उसकी फसल का पूरा उचित मूल्य उसको नहीं मिलेगा, तब तक किसान को बिल्कुल भी किसी तरीके से सीधा सीधा लाभ नहीं मिल सकता। जी, लौटेंगे आपके पास। प्रोफेसर साहब से इस बाबत जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, कितना तर्क संगत आपको ये बात लगी कि ठीक है आपने बहुत सारी जगहों पर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है किसानों के कर्ज में उनको राहत प्रदान करना, वो सरकार ने अभी तक नहीं किया है? मैं दैया साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी समय से हमारे यहाँ उपेक्षित रहा है, बहुत सारी वजह है, और उसमें क्या हुआ है कि सरप्लस लेबर जेनरेट हो गया है। एक तरफ भूमि का सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन हुआ है, उस सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन होने से जो होल्डिंग्स हैं वो नॉन इकोनॉमिक हुई हैं। दूसरी तरफ वो बैड डेट जो मैं आपसे बात कर रहा था कि किसान उस ऋण के चक्कर में फंस गया है और ये कुचक्र उसको बहुत तंग कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने पहली बार ये काफी समय के बाद जो अपेक्षित था किसानों को राहत देने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस प्लस सिंचाई के लिए प्लस एक बहुत बड़ा अमाउंट कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार निर्धारित हुआ है। अब तक क्या हो रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि इंडस्ट्री और कृषि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, ये कॉम्पिटिटिव है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो जोर देकर ना ये रहा ना वो रहा, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का आउटपुट इंडस्ट्री में इनपुट है, इंडस्ट्री का आउटपुट एग्रीकल्चर में इनपुट है, तो हमें समायोजन और संतुलन रखना था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता देनी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मेनली जो खाना पशुओं का भी और आदमियों का भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो किसान को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी मेरे पास। आकाश जी, बजट कैसा लगा मार्केट के हिसाब से? जी एज इकोनॉमिस्ट अपने व्यू दूंगा। हर साल बजट से जो है मुझसे नंबर पूछे जाते हैं कितने दोगे, तो इस बार जो है मैं नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ। रूरल इंडिया के लिए 100 में से 80 दे रहा हूँ, अर्बन इंडिया के लिए 100 में से 50 दे रहा हूँ। इस बार पूरा का पूरा टिल्ट रूरल है, एग्रीकल्चर है, किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी मदद करना ड्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ जो शहरी वर्ग है
वो भी आज की तारीख में एक तरह की रिसेशन की चपेट में है। ग्लोबल रिसेशन की वजह से उसकी एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। उसका आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं दी, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस बनना चाहिए था वो नहीं बना। रूरल इंडिया को देना चाहिए, इसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए थी। उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी मुझे दिखाई दी है। अदरवाइज रूरल एंगल से देखा जाए तो ये काफी अच्छा बजट है। और एक और खूबी है कि रूरल इंडिया को दिया जाएगा तो वहां से डिमांड जनरेट होके अर्बन इंडिया तक आएगी। तो उस एंगल तक जो है मेरे हिसाब से एक अच्छा बजट है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की रिसर्च कहती है सर्विस टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ना मिलने से शहरी मिडिल क्लास जो है वो परेशान है। गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के रेट बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं रूरल फोकस अच्छी चीज है, बट बैलेंस बना के चलना जो है वो जरूरी था। उसमें कहीं ना कहीं उतनी सफलता सरकार को नहीं मिली है। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया है फोन लाइन पर। रेणु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि रूरल इंडिया को ज्यादा फोकस किया गया है बनिस्बत के अर्बन इंडिया के। तो हालांकि ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए था जो कि इस बजट में दिखाई नहीं दे। इसके और पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾਂ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
बजट नहीं, आम की बात कर रहे हैं। आम बजट को आज पेश कर दिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। किस तरह की संभावनाएं इस बजट के बाद दिखाई दे रही हैं, इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी आर अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आगे की बातें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सर, अभी आपने मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल को सुना, उन्होंने कहा कि रूरल अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो बड़ा बेहतर था। वो संतुलन जो साधने की कोशिश थी वो रूरल और अर्बन में साध नहीं पाए हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। क्या कहेंगे आप? रेणु जी, इनको पूरे आंकड़े शायद पता नहीं है। हमारे देश में जीडीपी का जो 13% है वो 50% लोगों के बीच में बढ़ता है। यानी आप अब एक केक का 13% हिस्सा 50% लोगों को बांट रहे हैं। आप उस सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे या ऐसी स्थिति बाकी क्षेत्र की तो नहीं है। हम या तो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर में, और हाईएस्ट इस वक्त सोर्स ऑफ जीडीपी रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो ऐसी स्थिति में इनको जो स्थिति है उसका पूरा मूल्यांकन करना चाहिए। और अगर आप मूल्यांकन के बिना बोल रहे हैं तो मेरा ख्याल है क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी मैं हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी अपेक्षा कर रहा था रेणु जी कि इनकम टैक्स कम होगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में है। मेरा इंटरेस्ट 10 लाख रुपए आजकल 1 लाख रुपए कोई आमदनी नहीं। मेरे को लोग 1 लाख पाने के बाद भी बहुत गरीब बोलते हैं। बिल्कुल। जब मैट्रिमोनियल रिश्ता आता है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत गरीब है। तो आपको लग रहा है, और मैं हूं किसमें, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स 30%, तो कोई तो देगा ना टैक्स। तो मैंने ये बात इसलिए नहीं कहा कि मैं, क्योंकि इस चीज में मैं पूरे समूचे देश का ध्यान रख रहा हूँ। वित्त मंत्री देश का है, वित्त मंत्री गांव का नहीं है, वित्त मंत्री शहर का नहीं है। इस वक्त पूरे पर्सपेक्टिव में हमारी इकोनॉमी का एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज है फोन लाइन पर। गोविंद जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से आकलन कर लिया आम बजट का, आपने कैसा पाया आम बजट को? देखिए, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ जी। मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। पहली बार देश की इकोनॉमी के ऑल एस्पेक्ट्स इसमें आए हैं। गांव, गरीब, किसान, महिला, सबका ध्यान रखते हुए जी वित्त मंत्री जी ने जिस तरह की आप लोग टीवी पर खबरें दिखा रहे हैं कि रॉबिन वुड का अपने आप को सिद्ध किया है। एक अर्थशास्त्री, एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया है। अडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता भी कहते हैं कि बजट बहुत देखे, अच्छे बजट देखे, लेकिन इतना बढ़िया बजट नहीं देखा। निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अगले वर्ष जब हम दूसरा बजट पेश करेंगे तो इस बजट के परिणाम बड़े सुखदकारी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भारद्वाज जी आपका इस बातचीत के लिए। प्रोफेसर डी आर अग्रवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे मैं फाइनल एक कमेंट लेना चाहूंगी। सर, कोई लूप होल दिखता है आपको इस पूरे बजट में? देखिए, लूप होल्स तो ये है कि जो भी स्कीम है, अब ये जो आपने बोला है ना 50 लाख तक का मकान हो, जी। आप मेरी बात सुन रहे हैं जी, आप भी जानती हैं एक छोटा सा मकान शहर में 1 करोड़ का है जी। ये अब रियलिटी है। लेकिन अब लूप होल्स तो निकालते हैं हम लोग। अब उनको तो जो भी निकालने वाले हैं उनको सुनो, मैं तो नहीं रोक सकता। नहीं, लेकिन आपके नजरिए से बजट बहुत अच्छा है। मेरे नजरिए से बजट संतुलित है जी। ऐसा बजट, और इसमें थोड़ा सा मेरा ये और कहना है कि पूंजी निर्माण की दर को और थोड़ा सा एटीसी के तहत कुछ और सेविंग को बूस्ट करने के लिए अगर इंसेंटिव दिए जाते हैं जी तो बहुत अच्छा होता। उससे क्या है, जब पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है तो एक सीधा से संबंध है आर्थिक विकास से। हम 7.6% पर ही क्यों, हम 8%, 9% पर जाएं। और रेणु जी, एक आपको मैं बात बता दूं, 2015 तक हमने ये वायदा किया था यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कि हमने गरीबी बिल्कुल समाप्त करनी है। 2015 चला चुका है और अभी तक हम गरीबी की वही स्थिति है। तो अब तो स्थिति है रोजगार निर्माण की। देखिए, हम अगर जॉबलेस ग्रोथ करेंगे, वो बहुत हो गया 2004 से 14 तक 10 वर्ष के पीरियड में। मैंने फिर कहा, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता,
इसमें स्थिति अब थोड़ा सा, कभी भी आओ, देर आए दुरुस्त आए, कभी तो सोचो और कभी न कभी जिंदगी में बाहर तो आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी.आर. अग्रवाल के नजरिए से बजट अच्छा है और एक संतुलित बजट इसे अर्थशास्त्री मान रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद और ज्यादा बेहतर ये बजट हो सकता था। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।